गया जो गवर्नर जनरल काउंसिल था, याद रखिए, करा कि 2 फरवरी 18। हेलो फ्रेंड्स, अभिनव करियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, इसमें हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन का अध्ययन कर रहे हैं और इसमें अभी तक हम लोगों ने कई टॉपिकों का अध्ययन किया है, जिसमें सामाजिक और धार्मिक आंदोलन अभी हाल ही में समाप्त किया गया है। और आज एक नए टॉपिक भारत में शिक्षा का विकास को लेकर के आप लोगों को अध्ययन करेंगे हम। यानी कि भारत में शिक्षा का विकास देखा जाए तो शिक्षा का जो विकास हुआ है प्राचीन और मध्यकालीन भारत में जो विकास हुआ उसकी तुलना में आधुनिक काल में जो ब्रिटिश हुकूमत जब थी तो वहाँ काफ़ी कुछ शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी कार्य किए गए हैं, कई अधिनियम लाए गए हैं, कई स्कूल, कई कॉलेज, कई संस्थाएं स्थापित की गई हैं। तो इस संबंध में आइए हम लोग शुरू से लेकर के लास्ट तक जितने भी कार्य किए गए हैं उसको स्टेप बाय स्टेप अध्ययन करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं भारत में शिक्षा का विकास। जैसा कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के तौर से मैं थोड़ा सा पीछे जाकर के शुरू करना चाहता हूँ कि प्राचीन काल में कैसी हमारी शिक्षा व्यवस्था थी, मध्यकाल में हमारी शिक्षा व्यवस्था कैसी थी और आधुनिक काल में शिक्षा व्यवस्था को हमने काफ़ी कुछ आप लोग भी पढ़े होंगे और आगे काफ़ी कुछ हम लोग पढ़ेंगे। तो देखा जाए तो प्राचीन काल में जो शिक्षा की व्यवस्था हुआ करती थी वह गुरुकुल हुआ करता था। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि गुरुकुल हुआ करता था, आश्रम व्यवस्था हुआ करती थी, बौद्ध मठ हुआ करते थे। आगे चलकर के तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाती है। तो गुरुकुल क्या था? प्राचीन काल यानी कि वैदिक काल, ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल से लेकर के अन्य और आगे प्राचीन काल तक गुरुकुल व्यवस्था हमारे यहाँ हुआ करती थी। गुरुकुल यानी गुरु का कुल, यानी गुरु का जो था एक परिवार हुआ करता था, कुल हुआ करता था, यानी उनके शिष्य, उनके शिक्षार्थी जो शिक्षा ग्रहण करने जाते थे गुरु के यहाँ, उनके आश्रम में रह करके, उनके आवास पर रह करके एक साथ एक समूह में बड़े छोटे सभी लोग वहीं पर रहते थे, अपने गुरु से शिक्षा ग्रहण करते थे, सभी प्रकार की विद्याएं ग्रहण करते थे और वहीं पर रह करके कई वर्षों के बाद पूर्णतः शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत वे फिर अपने घर को लौटते थे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, रामायण में, महाभारत में, सारे कथाओं में आप लोगों ने देखा है कि उसी तरह से शिक्षा की व्यवस्था थी, यानी गुरुकुल। और वही आगे चल करके धीरे धीरे वो आश्रम व्यवस्था में तब्दील हो गई, यानी कि गुरुकुल की तरह ही उसी के अनुरूप ही आश्रम हुआ। आगे चल करके आश्रम व्यवस्था यानी कि वही लोग जा करके आश्रम में रहते थे, आश्रम दिनचर्या का पालन करते थे, सभी प्रकार की शिक्षाएं, सभी प्रकार के ज्ञान, सभी प्रकार के हुनर, सभी प्रकार की शैली, यानी कि घुड़सवारी, रण कौशल, ज्ञान, शिष्टाचार, सारी इस प्रकार की शिक्षाओं को ग्रहण करते थे आश्रम में। आगे चल करके जब बौद्ध धर्म का विकास हुआ तो बौद्ध मठ स्थापित किए गए, जहां शिक्षा का केंद्र बनाया गया, यानी कि बौद्ध मठों में जाकर के लोग रहते थे। बौद्ध विहार स्थापित किए गए, बौद्ध मठ स्थापित किए, कई शासकों के द्वारा इस पर विशेष कार्य किया गया, जैसा कि इतिहास में आप लोगों ने पढ़ा है या आगे पढ़ा जाएगा। तो यहाँ भी शिक्षा का केंद्र था। आगे चल करके जब हम पहुँचते हैं थोड़ा और आगे की टाइम में, लगभग मौर्य काल के इर्द गिर्द, तो वहाँ पर एक विश्वविद्यालय बहुत बड़ा शिक्षा का केंद्र हुआ करता था, जिसे कहा जाता था तक्षशिला विश्वविद्यालय, जहाँ से चाणक्य संबंधित थे। तो तक्षशिला वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। और जब महाजनपद काल था तो वहाँ वह गांधार जनपद, महाजनपद की राजधानी भी हुआ करता। तो यहाँ शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था, जो वर्तमान में आज पाकिस्तान में तक्षशिला विश्वविद्यालय। आगे चल करके हम देखें तो नालंदा विश्वविद्यालय। जब भारत का काफ़ी तेजी से विकास हुआ, भारत का स्वर्ण युग कहा गया गुप्त काल, तो गुप्त काल के शासकों में कुमार गुप्त, महेंद्रादित्य जिसके कहा जाता है, यानी कुमार गुप्त के द्वारा एक बहुत बड़े विश्वविद्यालय जो आज बिहार राज्य में पड़ता है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। और यह शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र उस समय हुआ। और यहाँ पर हिंदू धर्म से संबंधित, बौद्ध, आगे चल करके बौद्ध ग्रंथों से संबंधित बौद्ध धर्म की शिक्षाएं प्रदान की जाने लगी। और आगे चल करके इसके बाद विक्रमशिला विश्वविद्यालय, यानी कि अभी बिहार में ही स्थापित किया गया पाल वंशीय शासक धर्मपाल के द्वारा। तो फ्रेंड्स, ये 3 विश्वविद्यालयों के बारे में जानना काफ़ी आवश्यक है। और नालंदा विश्वविद्यालय तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापकों को बार बार पूछा जाता है, जैसा कि इस चीज़ को हम लोग प्राचीन भारत पढ़ते समय पढ़ा गया है। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त या महेंद्रादित्य तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंशीय शासक धर्मपाल के द्वारा की जाती है। लेकिन आगे चल करके इन विश्वविद्यालयों में बहुत बड़ी संख्या में शिक्षार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र बना हुआ था। और हमारे देश में एक
अच्छे समाज, एक अच्छे शिष्टाचार, एक बहुत तेजी से विकास कर रहा था। इसीलिए कहा गया कि गुप्त काल भारत का या प्राचीन काल का स्वर्ण काल कहा गया। अब हम आगे चलते हैं, चूंकि हमें अभी अभी काफ़ी चीज़ों को पढ़ना है। यानी कि प्राचीन काल में नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला विश्वविद्यालय यहाँ पर शिक्षा ग्रहण किया था। लेकिन आगे चल कर के जब मध्यकाल में इस्लामिक आक्रमण हुए, चाहे मोहम्मद बिन कासिम से लेकर महमूद गजनवी तथा मोहम्मद गोरी तक के, जब ये इस्लामिक आक्रमणकारी आए, इस्लामिक आक्रमण हुआ जिनका उद्देश्य सिर्फ था अपने धर्म का प्रसार करना और यहाँ से धन संपत्ति को लूटना। जैसा कि उस समय मंदिरों में बहुत बड़ी धन संपत्ति हुआ करती थी, यहाँ पर मूर्तियाँ सोने की हुआ करती थी, यानी कि बहुमूल्य धातुओं से बनी हुई मूर्तियाँ हुआ करती थी, और शिक्षा का केंद्र भी हुआ करते थे। जिन शिक्षा केंद्रों में, यानी कि नालंदा हुआ, विक्रमशिला हुआ, ये शिक्षा के केंद्र थे। तो यहाँ भी लोग रहते थे और बहुत बड़ी संख्या में तो रह करके यहाँ अध्ययन करते थे। और जब इस्लामिक आक्रमणकारी आए तो इन्हीं चीज़ों को, चूँकि उनका, हमने बताया कि जैसा कि उनका लक्ष्य ही था अपने धर्म का प्रसार करना तथा धन की लूट करना, और इन्हीं को निशाना बना करके, जैसा कि मोहम्मद गोरी के साथ जो आया हुआ था, उसका दास था, उसका गुलाम था, वह बख्तियार खिलजी, इसी ने इन सभी संस्थाओं को, इन सभी विश्वविद्यालय के इन सभी शैक्षिक संस्थानों को उसने लूटा, तहस नहस किया, तोड़ ताड़ के नष्ट कर दिया। और आगे चलते हैं अब हम मध्यकाल में। और मध्यकाल, जैसे कि हमने बताया कि इस्लाम का आक्रमण हुआ और उनका प्रसार, उनका उद्देश्य ही दूसरा था, इसलिए शैक्षिक संस्थानों को नष्ट कर दिए। इसलिए जो हमारा समाज, हमारा देश जो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत तेजी से आगे जा रहा था, वो कहीं ना कहीं वहीं पर रुक जाता है। और आगे चल करके जो मध्यकाल में देखा जाए तो चाहे दिल्ली सल्तनत से लेकर के मुगल काल तक के ये जो शासक आए हैं, यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान नहीं कर पाए, चूंकि ये शासक एक दूसरे से संघर्षरत थे। यानी कि यहाँ सिर्फ राजनीतिक और धार्मिक उलझने व्याप्त थी, पूरे सत्ता पर, पूरे समाज पर धार्मिक और राजनीतिक उलझने व्याप्त थी। एक राज्य दूसरे राज्य पर अटैक करता था और दिल्ली की सत्ता पर या किसी भी राज्य की सत्ता पर सत्ता को प्राप्त करने का संघर्ष चल रहा था। एक शासक आता था तो दूसरा व्यक्ति शासन सत्ता स्थापित करके किसी दूसरे वंश की स्थापना करता था। इसलिए कहा गया कि 1206 से लेकर के 1526 ईस्वी तक, 1506 से 1526 ईस्वी तक में कुल 5 वंश के शासकों में बहुत सारे शासकों ने शासन किया। इसलिए इस समय शिक्षा के क्षेत्रों पर कोई उल्लेखनीय कार्य, कोई विशेष ध्यान शासक दे ही नहीं पाए। और वही हाल रहा मुगल काल में। यहाँ भी एक ही वंश यानी मुगल वंश के शासकों ने शासन किया, लेकिन वह राजनीतिक गतिविधियों में उलझे हुए थे और शिक्षा के क्षेत्रों में विशेष ध्यान नहीं दे पाए। और इस समय जो शिक्षा का केंद्र हुआ करता था वह मदरसा और पाठशालाएँ हुआ करती, यानी कि मदरसों की स्थापनाएं तो की गई जहाँ प्रारंभिक शिक्षा तो प्रदान की जाती थी और पाठशालाओं में प्रारंभिक शिक्षा प्रदान की जाती थी, उनकी मातृभाषाओं में, उनकी क्षेत्रीय भाषाओं में, उनके क्षेत्रीय स्तर पर। लेकिन शिक्षा में कोई बहुत बड़ा उल्लेखनीय कार्य दिखाई नहीं देता है। अब हम लोग आते हैं सीधे आधुनिक काल पर, यानी कि जब अंग्रेजों का शासन हुआ, बंगाल में सबसे पहले अंग्रेजी सत्ता स्थापित हुई क्लाइव के द्वारा, और क्लाइव के बाद बंगाल का गवर्नर क्लाइव बना, और उसी के बाद वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर बना, और इसी को फिर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत गवर्नर जनरल बना दिया गया, यानी बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और यह बाकी गवर्नर, चाहे मद्रास हो, चाहे मुंबई हो और बंगाल, ये 3 गवर्नर जनरल का हेड बना दिया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब यही से शिक्षा के क्षेत्र में क्या कार्य हुए, क्योंकि हमारे कंपटीशन में यह कॉन्सेप्ट का टॉपिक है, और उसी के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में जो कार्य किए गए उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वह आधुनिक काल से सबसे अधिक आते हैं। आधुनिक काल में सबसे ज़्यादा कार्य भी किए गए हैं, और आज भी शिक्षा के क्षेत्र में नए नए कार्य किए जा रहे हैं, नए नए अधिनियम नियम लाए जा रहे हैं, जैसा कि नई शिक्षा नीति लागू की गई है। तो आइए हम लोग अब आधुनिक काल की शिक्षा व्यवस्था को देखते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा उठाए जाते हैं। चाहे कोई भी कंपटीशन हो, CTET हो, टेट हो, UPPSC हो, UPPSC हो, लेखपाल हो, चूँकि शिक्षा एक ऐसा चीज़ है जहाँ से संपूर्ण मानव जाति, संपूर्ण समाज, हर व्यक्ति का विकास होता है। इसलिए ये यहाँ से क्वेश्चंस जरूर उठाए जाते हैं, जैसा कि BEd या BTC के पाठ्यक्रमों में अलग से प्रारंभिक शिक्षा के विकास को समाहित किया गया है। तो हर कंपटीशन की दृष्टि से यहाँ से क्वेश्चंस जरूर उठाए जाते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग आधुनिक काल में, यानी कि सबसे पहले आधुनिक कालीन शिक्षा व्यवस्था पर जो जोर दिया गया, जो ध्यान दिया गया, वो 1781 ईस्वी में कलकत्ता में किसके द्वारा, वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा। जैसे कि हमने बताया कि वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल बना दिया गया बंगाल का, तो इसने सबसे पहले कलकत्ता मदरसा, ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है कि कलकत्ता मदरसा किसके द्वारा स्थापित किया गया,
तो ये 1781 ईस्वी में ही कलकत्ता मदरसा की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा। उस समय वो गवर्नर जनरल रहता है और यहाँ पर शिक्षा जो दी जा रही थी वह अरबी एवं फारसी में दी जा रही थी। चूँकि मध्यकाल में जो भाषा मुख्य रूप से रही थी वह अरबी और फारसी ही रही थी, और जो भी शासक थे, शासकों के अधीन जो उनके विद्वान थे जो ग्रंथों की रचनाएं करते थे, वह कहीं न कहीं अरबी और फारसी में ही ग्रंथों की रचनाएं किए थे। और वॉरेन हेस्टिंग्स आता है तो सबसे पहले पीछे के समय को जानने के लिए ग्रंथों को पढ़ना ही आधार मानता है, और आधार होता भी है। अगर हम पिछले टाइम को देखना चाहें तो किसी न किसी ग्रंथ को पढ़ेंगे, किताबों को पढ़ेंगे, तभी हमें पिछले समय की जानकारी प्राप्त होगी। तो इसी पर जोर दिया उसने, और अरबी और फारसी भाषा में यहाँ पर अध्ययन अध्यापन कराया जाता था, और जो इन भाषाओं में ग्रंथ थे उनका अनुवाद भी कराया जाना, उनका अध्ययन करना, वहाँ से क्या लिखा गया है, उस समय की क्या व्यवस्थाएं थी, कैसी संस्कृति थी, इन सारी चीज़ों का अध्ययन किया जा रहा था। आगे चलकर की 1784 ईस्वी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षाओं में। 1784 ईस्वी में एक संस्था की स्थापना की गई जिसे कहा जाता है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। कलकत्ता मदरसा के बाद 1784 में, जैसा कि हम क्रमशः हमने लिखा है, टाइमिंग से आपको याद करने में सुविधा भी, कॉन्सेप्चुअल एकदम से समझिए और ये आपको याद हो जाएगा। 1781 में कलकत्ता मदरसा कहाँ पर? वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा कहाँ पर स्थापित किया गया? कलकत्ता में। किस भाषा से संबंधित यहाँ पर अध्ययन अध्यापन हो रहा था? तो अरबी और फारसी। इसको समझने के लिए आप समझ सकते हैं कि 81 के समय वॉरेन हेस्टिंग्स था, और इसने सबसे पहले इन चीज़ों में जोर दिया। और आगे चल करके इसमें अरबी और फारसी से संबंधित अध्ययन अध्यापन अनुवाद किया जा रहा था। क्यों? क्योंकि मध्यकाल में अरबी और फारसी भाषा प्रमुख हुआ करती थी। नेक्स्ट 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई। किसके द्वारा? सर विलियम जोन्स। इस नाम को आपको याद रखना है। सर विलियम जोन्स वह व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले एक ऐसी संस्था स्थापित की, एशियाटिक सोसाइटी, यानी कि संपूर्ण एशिया से जुड़े हुए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। आप इसी जुड़ करके इसको याद रख सकते हैं कि बंगाल, यानी कि ये बंगाल में स्थापित की जा रही है। तो इसका मतलब बंगाल का जो केंद्र उस समय हुआ करता था वह कलकत्ता हुआ करती थी। तो एशियाटिक, अगर पूछा जाता है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कहाँ स्थापित की गई थी, तो वह कलकत्ता में स्थापित की गई थी। और किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो ये सर विलियम जोन्स, नाम को आपको याद रखना है। और सबकी स्थापित की गई थी तो 1784 ईस्वी में। विलियम जोन्स ये व्यक्ति थे, बड़े विद्वान व्यक्ति थे, और ये भारतीय जो ग्रंथ थे, भारतीय जो संस्कृति थी, कल्चर था, जो वहाँ की राजनीतिक एवं धार्मिक एवं सांस्कृतिक जो व्यवस्थाएं थी, उसको जानने का इन्हें शौक था। उस पर इन्होंने जोर दिया और इसीलिए इस संस्था की स्थापना की। और इसी संस्था में अरबी, फारसी, संस्कृत भाषाओं में जो ग्रंथ थे उसी का यहाँ पर अनुवाद होना प्रारंभ हो गया। चूँकि जब अंग्रेज भारत को संपूर्ण रूप से पूरी तरह से तभी जान पाएंगे जब भारत के अतीत को भी थोड़ा सा जानेंगे। और अतीत को जानने के लिए हमें अतीत यानी कि पीछे के जो किताबें हैं, जो ग्रंथ हैं, जो पत्रिकाएं हैं, उनके बारे में जानना, उनका अध्ययन करना आवश्यक है। लेकिन अंग्रेज तो अंग्रेजी जानते थे और यहाँ की जो ग्रंथ थे वह कहीं ना कहीं अरबी में थे, फारसी में थे, और प्राचीन कालीन जो ग्रंथ हुआ करते थे वह संस्कृत में हुआ करते थे। तो इन्हें दिक्कत हुई कि इन भाषाओं को तो हम पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए इन भाषाओं से जुड़े हुए विद्वान यहाँ पर आए, जिसमें सर विलियम जोन्स तथा विल्किंस बहुत बड़े विद्वान थे। इन्हीं लोगों ने कई भाषाओं यानी कि कई पुस्तकों का, जो कई भाषाओं में थी, यानी संस्कृत में थी, अरबी में थी, फारसी में थी, मुख्य रूप से जो संस्कृत में थी, जो इनको लगा कि बहुत अच्छा ग्रंथ है, उस समय भारतीयों के द्वारा माना गया जो प्रमुख, जो प्रसिद्ध ग्रंथ हुआ करते थे, उनका इसी सोसाइटी के द्वारा अनुवाद कराया गया। इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखिएगा कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कैसी है, यानी कि एक ऐसी संस्था है। इसी संस्था के द्वारा एशियाटिक रिसर्चेज नामक एक पत्रिका का प्रकाशन भी किया गया, एक किताब भी लिखी गई। सर विलियम जोन्स इसके संस्थापक थे और इसमें एक बहुत बृहद रूप से कार्य प्रारंभ हुआ, यानी भारतीय ग्रंथों का अनुवाद करने का कार्य। किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में। चूंकि इनकी भाषा इंग्लिश थी, अंग्रेजी थी, इसलिए इन ग्रंथों को चाहे संस्कृत में हो चाहे अरबी, यहाँ तो मुख्य रूप से जो ग्रंथ पूछे जाते हैं कंपटीशन में उन्हीं को हमने इंगित किया है, लेकिन उस तरह से उन्होंने बहुत सारे ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद कराया और खुद उसका अध्ययन किए, अपने स्वदेश भी ले गए। चूँकि भारत का अतीत जो है बहुत ही प्रसिद्ध रहा है, काफ़ी ग्रंथ रहे हैं, काफ़ी विद्वान रहे हैं, चाहे आर्यभट्ट रहे हों, चाहे कालिदास रहे हों, चाहे
में ही रहे हों। इस तरह से बहुत विद्वान प्राचीन काल में ही रहे थे, उनके द्वारा अनेक ग्रंथों की रचनाएं की गई थी, तो इन्हीं का अंग्रेजी में वो अनुवाद करवाए। आगे चल करके अब हम देखेंगे कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के द्वारा जो ग्रंथ अनुवादित किए गए उनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला जो ग्रंथ था 1776 ईस्वी में, यहाँ मैं नीचे लिखा हूँ, सबसे पहला जो ग्रंथ था 1776 ईस्वी में। हालांकि इस संस्था की स्थापना से पहले ही यहाँ पर जब अंग्रेज जोन्स या विल्किंस या और भी जो विद्वान थे तो आकर के सबसे पहले मनु स्मृत, चूँकि उस समय भारतीय समाज में, भारतीय संस्कृति में मनु स्मृत का बहुत बड़ा स्थान था और ये इसे ही भारतीय सामाजिक धार्मिक व्यवस्था का संचालक इसी के आधार पर किया जा रहा था। इसलिए उन्होंने सबसे पहले 1776 ईस्वी में मनु स्मृति का अनुवाद करवाया अंग्रेजी में और इसका नाम दिया ए कोड ऑफ जेंटू लॉज। बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है 1784 ईस्वी में भगवत गीता, जैसा कि बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है, हमारा पवित्र ग्रंथ है हमारे देश का। तो भगवत गीता जो संस्कृत में था, इसका भी अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया? विल्किंस के द्वारा। यही सेम क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक ये आप लोग याद रखिएगा। वीडियो को बार बार सुनेंगे तो आपको खुद याद हो जाएगा। यहाँ पर मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट में कम जा करके आप लोगों को मात्र क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट समझा करके क्वेश्चनों पर ही रहूँगा, चूँकि मुझे आदत है कि कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को पढ़ाने की, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन को याद रखना जो आपके कंपटीशन को बेट करे, कंपटीशन को फाइट करे। नेक्स्ट है 1787 में हितोपदेश। हितोपदेश बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है भारतीय, जो संस्कृत में लिखा गया था और इसका अंग्रेजी में अनुवाद विल्किंस के द्वारा। यानी कि इन दो ग्रंथों का अनुवाद भगवत गीता और हितोपदेश 1784 और 1787 में, याद रखना कि संस्कृत में था और इसका अनुवाद अंग्रेजी किसने किया? विल्किंस के द्वारा। ये भी बहुत बड़े विद्वान हुआ करते थे। नेक्स्ट ग्रंथ है 1789 में अभिज्ञान शाकुंतलम। आप सभी को याद होगा, लगभग नहीं याद है तो जरूर याद रखिए, परीक्षाओं में पूछा जाता। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास का संस्कृत भाषा में रचा गया ग्रंथ है, जो बहुत ही बड़ा ग्रंथ है और कालिदास गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार के नवरत्नों में प्रमुख थे। तो इनके ग्रंथ का अंग्रेजी भाषा में जो अनुवाद किया गया वह विलियम जोन्स के द्वारा किया गया। और 1792 ईस्वी में गीत गोविंद, इसके रचनाकार जो हैं जयदेव थे और इसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद भी विलियम जोन्स के द्वारा किया गया। यानी कि इसको आप याद रखते हैं, भगवत गीता और हितोपदेश को विल्किंस के द्वारा किया गया, भगवत गीता और हितोपदेश का विल्किंस के द्वारा किया गया और अभिज्ञान शाकुंतलम तथा गीत गोविंद का अनुवाद विलियम जोन्स के द्वारा किया गया। अब हम आते हैं जो कि एशियाटिक सोसाइटी या बंगाल के द्वारा इन ग्रंथों का अनुवाद किया जा रहा था, इसी के साथ साथ और भी ग्रंथों का अनुवाद किया जा रहा था, उसका आगे चल अंग्रेजी में उसका प्रकाशन करके लोग उसका अध्ययन कर रहे थे। और आगे चल करके 1792 ईस्वी में शिक्षा के क्षेत्र में एक और उल्लेखनीय कार्य किया गया। कब? ये 1784 में स्थापित हुई एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल विलियम जोन्स के द्वारा। और 1792 ईस्वी में संस्कृत कॉलेज स्थापित किया गया वाराणसी में जोनाथन डंकन के द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। संस्कृत कॉलेज कहाँ पर स्थापित किया? वाराणसी में। आप इसे याद रख सकते हैं कि संस्कृत विश्वविद्यालय है आज, संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय बनारस में, उसी के नाम पर आप इसको याद रख सकते हैं कि संस्कृत विश्वविद्यालय यानी संस्कृत कॉलेज कब 1792 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया गया? वाराणसी में। किसके द्वारा? जोनाथन डंकन। यह भी एक व्यक्ति बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिन्होंने इस क्षेत्र में कार्य किया। इन्होंने वाराणसी में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। चूँकि संस्कृत से जुड़े हुए और भी साहित्य जो है बनारस में अध्यापन कराया गया। आगे चल करके 1792 ईस्वी में चार्ल्स ग्रांट सिविल सर्वेंट थे, ये सिविल सेवा से जुड़े हुए व्यक्ति थे, इनका नाम था चार्ल्स ग्रांट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। ये भी इसी संस्थाओं से जुड़े हुए रहे और शिक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय अपना योगदान दे रहे थे। और इन्होंने एक बात कही, ऑब्जर्वेशन ऑन द स्टेट ऑफ सोसाइटी एमंग द एशियाटिक सब्जेक्ट्स ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। यानी कि ये सिविल सेवा से जुड़े हुए व्यक्ति थे, लेकिन ज्ञान से एक बौद्धिक व्यक्ति थे और इन्होंने अपना यह स्टेटमेंट दिया इनके अनुसार कि एशिया ऑब्जर्वेशन ऑफ द स्टेट ऑफ सोसाइटी एमंग द एशियाटिक सब्जेक्ट्स ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन। एशियाटिक जो किताबें हैं, जो ग्रंथ हैं, जो उनके विषय हैं, जो विचार हैं, उसका ब्रिटेन से इन्होंने जुड़ाव रखा और इसीलिए इनको आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा गया। काफ़ी लोग इस क्वेश्चन जब आता है कि आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता, तो काफ़ी लोग दौड़ करके मैकाले को ढूंढते हैं, लेकिन नहीं, चार्ल्स ग्रांट ही आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता थे। इसलिए कि ब्रिटेन के साहित्यों तथा एशिया के, भारत सहित एशिया की जो साहित्य हैं उनके विचार, साहित्य का मतलब है कि उसमें आप उस समय का विचार जुड़ा हुआ है।
विद्वता जुड़ी हुई है। तो इस संबंध में इन्होंने एक व्यापक अपना व्याख्यान प्रस्तुत किया, इसीलिए आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किया गया चार्ल्स ग्रांट को। अब हम आते हैं 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज। फोर्ट विलियम कॉलेज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई? लॉर्ड वेलेजली के द्वारा। चूंकि वारेन हेस्टिंग्स ये 1800 ईस्वी का समय है और अब लॉर्ड वेलेजली भारत का गवर्नर जनरल रहता है, और यह कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, बंगाल में इनकी सत्ता स्थापित हुई थी अंग्रेजों की, और बंगाल में ही अनेक कार्य करते हुए आगे बढ़ रहे थे। तो फोर्ट विलियम कॉलेज यानी कि एक तरह से किलेबंदी वहां कर चुके थे, और फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता से ये जुड़े हुए थे, इसलिए कलकत्ता में स्थापना की गई इसके द्वारा, लॉर्ड वेलेजली के द्वारा। अब यहाँ होता क्या था फोर्ट विलियम कॉलेज में, यानी कि जब अंग्रेज यहाँ काफ़ी संख्या में आ चुके थे तो वे अपने बच्चों तथा अपने असैनिक जो लोग थे जो सेना से जुड़े हुए नहीं थे, तो वो उनकी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था के लिए इन्होंने इस कॉलेज की स्थापना की, फोर्ट विलियम कॉलेज। यानी कि इसी में जाकर के असैनिक जो कर्मचारी थे, अधिकारी थे, उनके शिक्षा की व्यवस्था फोर्ट विलियम कॉलेज में की जा रही थी। और आगे चल करके 1802 में कुछ इनको दिक्कतें हुई, कुछ विरोध हुए, कुछ लोग इसको नापसंद किए, क्योंकि यहाँ पर उनके असैनिक अधिकारियों की बच्चों की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था की जा रही थी, लेकिन उन्हें वह परिवेश, वह व्यवस्थाएं, वह चीज़ें उनको पसंद नहीं आई, और 1802 ईस्वी में मात्र 2 ही सालों में इसे बंद कर दिया गया। और आगे चल कर के 1806 ईस्वी में लंदन के हेलेबरी में एक नया प्रशिक्षण केंद्र खोला गया, और वहीं पर असैनिक अधिकारियों से जुड़े हुए लोगों को प्रशिक्षण का कार्य दिया जाने लगा। यानी असैनिक अधिकारियों से जुड़े हुए यहाँ शिक्षाएं दी जाती थी, प्रशिक्षण दिए जाते थे, उनको ट्रेनिंग दी जाती थी, लेकिन उसमें दिक्कतें आने लगी, इन्हें सपोर्ट नहीं मिला, और अंततः ये विवश होकर 2 ही सालों में 1802 ईस्वी में इन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज को बंद किया और लंदन में जाकर के हेलेबरी में एक नया प्रशिक्षण केंद्र खोला और वहीं से प्रशिक्षण का कार्य प्रारंभ किया। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार हमने देखा कि एशियाटिक सोसाइटी, संस्कृत कॉलेज तथा फोर्ट विलियम कॉलेज, इस चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा। अब हम नेक्स्ट धीरे धीरे चलते हैं, शिक्षा के क्षेत्रों में बहुत तेजी से कार्य किया जाने लगा। अब आगे चल करके 1813 का एक एक्ट आया। भारत का संवैधानिक विकास बढ़ते समय 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के साथ साथ आगे चल के अब 1813 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट आया, जिसे कहा गया 1813 का चार्टर एक्ट। और इस चार्टर एक्ट में अनेक प्राविधान किए गए, जिसमें चाय और चीनी के छोड़ करके बाकी प्रतिबंधों को जो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ था वह छूट दे दी गई थी। इसी प्रकार के अनेक प्राविधान किए गए थे। इसमें एक महत्वपूर्ण जो शिक्षा से जुड़ा हुआ था वह था कि भारतीय शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्राविधान किस एक्ट में किया गया? तो 1813 ईस्वी के एक्ट के तहत किया गया। यहाँ हमें शिक्षा से जुड़ा हुआ अध्ययन करना है, शिक्षा का विकास पढ़ना है, इसलिए हम एक्ट की तरफ थोड़ा कम जा करके शिक्षा से जुड़े हुए एक्टों में जो कार्य किए गए उसी को देखेंगे। 1813 के एक्ट को, 1833 के एक्ट को, 1835 के एक्ट को, 1909 के एक्ट को, ये सारे एक्टों को जब हम भारत के संवैधानिक इतिहास पढ़ेंगे, चाहे वह इंडियन पॉलिटी के तहत या आधुनिक भारतीय इतिहास के तहत जब अध्ययन करेंगे तो वहाँ डीपली अध्ययन किया जाएगा। लेकिन यहाँ हम 1813 के चार्टर एक्ट के तहत शिक्षा से जुड़े हुए एक कार्य किया गया, जिसे कहा गया कि भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्राविधान किया गया। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। और इसी एक्ट से कई और प्राविधान किए गए। कहा गया कि अधोमुखी निस्संदन सिद्धांत लागू किया गया। अधोमुखी निस्संदन सिद्धांत, अधोमुखी निस्संदन सिद्धांत का मतलब है कि शिक्षा अधोमुखी यानी नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ, निस्यंदन, अधोमुखी यानी नीचे की तरफ मुख करके, निस्यंदन यानी कि छन छन करके कहा गया, यानी कि ऊपर शिक्षा ऊपर से नीचे की तरफ छन छन करके आएगी। यानी कि कहा गया कि शिक्षा उच्च वर्ग को प्रदान की जाए, सबको शिक्षा देना इतना संभव नहीं हो पा रहा है, शिक्षा पर 1 लाख रुपए ही खर्च करना का प्रावधान भी किया गया। तो इसमें ये प्राविधान बनाया गया कि उच्च वर्ग को अगर हम शिक्षित करेंगे, अंग्रेजी शिक्षा को प्रदान करेंगे, शिक्षा प्रदान करेंगे, प्रशिक्षण देंगे, तो वह ऊपर से छन करके निचले वर्ग तक छन छन करके वह धीरे धीरे पहुंचेगी। इसलिए कहा जाता है कि 1813 के चार्टर एक्ट के तहत जो 1 लाख रुपए खर्च करने का प्राविधान किया गया वह बहुत व्यवस्थित प्राविधान नहीं किया गया। वह कैसे खर्च किया जाए, शिक्षा को कहाँ लागू किया जाए, कहाँ कितना धन खर्च किया जाए, तो इसलिए थोड़ा सा इसकी आलोचना भी की जाती है कि बस खर्च करने का प्रावधान तो किया गया, लेकिन
शिक्षा अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत के तहत दिए जाने का प्रावधान किया गया। आगे चल करके 1833 का जब अधिनियम आता है तो यही 1 लाख रुपए को बढ़ा करके शिक्षा पर खर्च करने के लिए 10 लाख रुपए का प्रावधान कर दिया जाता है। इस चीजों को हम आगे चल करके अध्ययन करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं 1817 के हिंदू कॉलेज की स्थापना। यहाँ तक अब धीरे धीरे भारतीय आंदोलन में, राष्ट्रीय आंदोलन में राजा राम मोहन राय का आगमन हो चुका था। और राजा राम मोहन राय, जैसा कि हमने सामाजिक धार्मिक आंदोलन पढ़ाते समय बताया है कि आधुनिक भारत के पिता कहे जाते हैं, प्रातःकालीन सायंकालीन तारा कहे जाते हैं। तो ये शिक्षा पर विशेष इन्होंने जोर दिया। कर्मकांड, मूर्ति पूजा, आडंबर, रूढ़िवादिता, इन सारी चीज़ों के राजा राम मोहन राय विरोधी थे। और राजा राम मोहन राय ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले पाश्चात्य शिक्षा व्यवस्था, अंग्रेजी शिक्षा को इन्होंने भारत में लागू करने का समर्थन किया। तो इस प्रकार जो भारतीय लोगों में, भारतीय महान व्यक्तियों में राजा राम मोहन राय का आगमन हो चुका था। और राजा राम मोहन राय ने अंग्रेजी गवर्नर, अंग्रेजी हुकूमत से मिलकर के कलकत्ता में 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना पर इन्होंने जोर दिया। और 1817 ईस्वी में कहाँ पर? कलकत्ता में, चूंकि इनका भी जन्म कलकत्ता में हुआ था, राधानगर बंगाल में हुआ था। और यहाँ ही पर इन्होंने जोर शोर से एक संस्था भी बनाई जिसे ब्रह्म समाज कहा गया। उसके तहत भारतीय जो प्रथाएं थी, चाहे सती प्रथा थी, मृत पूजा थी, सबके विरोध की उन्होंने बात की। तो इस चीज़ों को हम आप पीछे पढ़ चुके हैं, पिछली वीडियो में आप जाकर के इसको डिपेट और बहुत डीपली पढ़ सकते हैं। यहाँ कलकत्ता में हिंदू कॉलेज स्थापित किया गया। और किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय एवं एक डेविड हेयर थे। डेविड हेयर ये अंग्रेजी व्यक्ति थे और शिक्षा से जुड़े हुए कार्यों में इनकी बहुत बड़ी दिलचस्पी थी। तो इनके सहयोग से राजा राम मोहन राय तथा डेविड हेयर के सहयोग से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज स्थापित किया गया। आगे चल करके इस कॉलेज को प्रेसिडेंसी कॉलेज नाम दे दिया गया। ये कॉलेज बहुत तेजी से ग्रो कर रहा था, विकास कर रहा था, लोग इससे जुड़ रहे थे, शिक्षाएं प्राप्त कर रहे थे। और इसी के लिए इसको बाद में इसका नाम प्रेसिडेंसी कॉलेज कर दिया गया। तो जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाए प्रेसिडेंसी कॉलेज से कौन जुड़ा हो, तो राजा राम मोहन राय तथा डेविड हेयर। लेकिन आगे चल करके काफ़ी समय के उपरांत, चूँकि 1833 के लगभग ही राजा राम मोहन राय की मृत्यु ब्रिस्टल लंदन में हो जाती है, जब वे उत्तरकालीन मुगल शासक अकबर द्वितीय की पेंशन की बात करने के लिए ब्रिटेन में गए हुए थे। वहीं पर ब्रिस्टल में 1833 में उनकी मृत्यु हो जाती है और वहीं पर उनकी समाधि बना दी जाती है। लेकिन 1854 में आगे चल करके वही कॉलेज जो राजा राम मोहन राय के प्रयत्नों से स्थापित किया गया था, उसे अब महाविद्यालय का दर्जा प्रदान कर दिया गया। यानी कि यूजी लेवल की डिग्री वहाँ प्रदान की जाने लगी, उच्च शिक्षा का केंद्र बन गया था। आगे चल करके डेविड हेयर की जो नीति थी वह धर्मनिरपेक्षता की नीति थी। धर्मनिरपेक्षता की नीति यानी कि अरबी एवं फारसी, संस्कृत अरबी फारसी जो इसके पहले शिक्षा में ये जुड़े हुए थे, इस पर जोर दिया जा रहा था। इन्होंने, चूंकि यह कॉलेज बंगाल में स्थापित था, इसलिए धर्मनिरपेक्षता की नीति को अपनाते हुए इन्होंने बंगाली एवं अंग्रेजी में शिक्षा देने की वकालत इन्होंने की। अब हम आगे चलते हैं, प्राच्य पाश्चात्य शिक्षा विवाद। तो 1813 हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई। हमने बताया जैसा कि कोई बहुत प्रावधान नहीं था। अब धीरे धीरे शिक्षा को लेकर के दो गुट बनते जा रहे थे। कुछ लोग, जैसा कि हमने बताया, संस्कृत अरबी की जगह बंगाली एवं अंग्रेजी, यानी कि यहाँ भारतीय भाषाओं को प्रश्रय दिया जाना प्रारंभ हुआ। लेकिन कुछ एक ऐसा वर्ग था जो पाश्चात्य शिक्षा को, अंग्रेजी शिक्षा पर ही जोर दे रहा था। इसलिए शिक्षा को लेकर के, शिक्षा की व्यवस्थाओं को लेकर के, शिक्षा के कार्यक्रमों को लेकर के काफी विवाद हो गया और इसे ही कहा गया प्राच्य पाश्चात्य शिक्षा विवाद। पाश्चात्य एवं पाश्चात्य कहिए या पाश्चात्य प्राच्य कहिए, इस शिक्षा का विवाद हो गया और इसी विवाद के निपटारे के लिए लोक शिक्षा समिति एक बनाई गई। तो पाश्चात्य या प्राच्य पाश्चात्य शिक्षा विवाद है क्या, इसको थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। प्राच्य शिक्षा और पाश्चात्य शिक्षा, प्राच्य में होता है प्राचीन, जो पहले से चली आ रही थी, जो पहले जो कुछ भी चला आ रहा था प्राचीन कालीन व्यवस्थाओं के तहत ही। और पाश्चात्य, जैसा कि आप जानते हैं, पाश्चात्य यानी पश्चिमीकरण, तो पश्चिम से आए हुए थे अंग्रेज, तो वे यानी कि प्राच्य के समर्थक जो यहाँ पहले से चली आ रही थी, यानी कि प्राच्य समर्थक जो थे वह हिंदी भाषा में शिक्षा देने तथा अपने प्राचीन कालीन व्यवस्थाओं के तहत शिक्षा देने के लिए सपोर्ट कर रहे थे। और दूसरी तरफ जो पाश्चात्य काल शिक्षा के समर्थक थे, आंग्ल विद्या के समर्थक थे, ये अंग्रेजी भाषा में तथा अंग्रेजी को ज़्यादा समर्थन दे रहे थे। तो जो प्राच्य के समर्थक लोग थे वह वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड मिंटो, एच.एस. विल्सन तथा एस.टी. प्रिंसेप, ये दोनों नामों को याद रखना बहुत जरूरी है। एस.टी. प्रिंसेप तथा एच.एस. विल्सन एवं गवर्नर जनरल में लॉर्ड
मिंटो तथा वॉरेन हेस्टिंग्स एक प्राच्य विद्या के समर्थक थे। जैसा कि वॉरेन हेस्टिंग्स प्रारंभ में थे, इसलिए ये प्राच्य विद्या से समर्थकों में गिने जाते हैं, और लॉर्ड मिंटो आगे आते हैं तो वे भी प्राच्य विद्या के समर्थकों में गिने जाते हैं। और प्राच्य विद्या समर्थकों में एच.टी. फ्रेंसिस तथा एच.एस. विल्सन नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शिक्षा समिति के पदाधिकारी हुआ करते थे। और पाश्चात्य शिक्षा में जो समर्थक थे वह मुनरो, मैकाले तथा एल्फिंस्टन हुआ करते थे। मुनरो, मैकाले तथा एल्फिंस्टन हुआ करते थे। जैसा कि मैकाले का नाम सबसे प्रसिद्ध है, मुनरो का नाम भी बहुत प्रसिद्ध है अंग्रेजी शिक्षा को लेकर के। मैकाले का नाम सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, मुनरो का नाम प्रसिद्ध है, और एल्फिंस्टन का भी नाम बहुत प्रसिद्ध होता है। चूँकि मैकाले ही वह व्यक्ति था जो अंग्रेजी को ही पूरी तरह से लागू करने का पक्षधर था। मैकाले अपने स्मरणपत्र में लिखता है कि ब्रिटेन या ब्रिटिश की एक लाइब्रेरी की एक अलमारी की एक जो ब्रिटिश लाइब्रेरी की एक अलमारी का एक जो उसका खाना है उसी के बराबर एशिया देशों के समस्त साहित्य से भी वह बड़ा है। यानी एशियाई जो साहित्य हैं उससे बड़ा ब्रिटेन की लाइब्रेरी का एक अलमारी का एक खाना ही उससे बड़ा है। तो यहाँ यानी कि एशियाई देशों, भारतीय देशों की साहित्यों, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को वह काफ़ी तवज्जो नहीं देता है, उसको काफ़ी निम्न रूप प्रदान करता है, निम्न रूप समझता है। तो इस प्रकार मैकाले जो है वह पूरी तरह से अंग्रेजी शिक्षा को ही लागू करना चाहता था। उसका कहना था कि रंग एवं रक्त से वह भारतीय हों, यानी कि शिक्षा व्यवस्था यहाँ एक ऐसी लागू की जानी चाहिए कि रक्त एवं रंग से तो लोग भारतीय हों, लेकिन विचारों से, अपनी सोच से वह अंग्रेज बन जाएं। क्योंकि जब हमारा पश्चिमी शिक्षा व्यवस्था, पश्चिमी साहित्य, पश्चिमी बातें लागू की जाएंगी तो कहीं न कहीं लोग शिक्षित होकर के, पढ़ करके रंग रूप से, शरीर से तो भारतीय रहेंगे लेकिन विचारों से वह अंग्रेजी हो जाएंगे, अंग्रेज हो जाएंगे, ब्रिटिश हो जाएंगे, पश्चिमी कल्चर से युक्त हो जाएंगे। और प्राच्य शिक्षा के जो समर्थक थे, ये इनका कहना था कि हिंदू और मुस्लिम साहित्य के पुनरुत्थान की बात करते थे। हिंदू और मुस्लिम यानी प्राचीन काल और मध्यकालीन जो ग्रंथ हैं, जो विद्वान हैं, उनके जो रचनाएं हैं, उसके पुनरुत्थान की बात, उनके विकास की बात, उनको पुनर्जीवित करने की बात करते थे। लेकिन मैकाले, मुनरो ये अंग्रेजी साहित्य, पश्चिमी साहित्य की तरफ जोर दे रहे थे। और धीरे धीरे आगे चल करके पाश्चात्य समर्थकों की विजय होती है। पाश्चात्य जो समर्थक हैं वो हावी हो जाते हैं, वह उन्हीं के विचारों की नीतियों को लागू कर दिया जाता है। चूँकि लॉर्ड मैकाले को गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद का प्रमुख बना दिया जाता है। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी यानी कि शिक्षा समिति से संबंधित जो कार्य हुआ होने का वाला था, उस कार्यकारिणी का प्रमुख किसको बना दिया जाता है? लॉर्ड मैकाले को। और लॉर्ड मैकाले का विचार ही था कि यहाँ पश्चिमी सभ्यता, पश्चिमी साहित्य, पश्चिमी यानी अंग्रेजी शिक्षा को लागू किया जाए। आगे चलकर 1875 में गवर्नर जनरल की परिषद में स्मरण पत्र दिया। 1800 ये पूछा जाता है कि लॉर्ड मैकाले ने स्मरण पत्र कब दिया, तो 1835 ईस्वी में इसने कार्यकारी परिषद में अपना एक स्मरण पत्र दिया। उसमें लिखा क्या था प्रस्ताव में? यूरोपीय साहित्य अंग्रेजी भाषा पर व्यय, यानी कि अब जो अंग्रेजी साहित्य है उसी पर व्यय करने पर इसने जोर की बात की। मैकाले अंधविश्वासों का भंडार कहा गया है। एक क्वेश्चन उठता है कि मैकाले के व्यक्तिगत जीवन के बारे में कि मैकाले कैसा व्यक्ति था, तो वह अंधविश्वासों का भंडार था, यानी अंधविश्वासों को काफी प्रश्रय देता था, मानता था। आगे चल के 1835 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज स्थापित किया गया। शिक्षा के क्षेत्र में अब हम यहाँ थोड़ा सा प्राच्य और पाश्चात्य शिक्षा के विवाद को उसके आगे चलते हैं। तो अब देखा जाता है कि 1835 में, चूंकि 1835 में अब लॉर्ड मैकाले ने अपना स्मरण पत्र कार्यकारी परिषद को सौंप दिया था, इसलिए वहीं पर यह विवाद समाप्त हो जाता है। पश्चिमी शिक्षा, पश्चिमी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य पर अधिक व्यय किए जाने की बात की जाने लगती है। 1833 में 10 लाख रुपए शिक्षा पर खर्च करने का प्रावधान भी हो जाता है। इसलिए अब आगे चल करके 1835 में कलकत्ता में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाती है और 1840 तक आते आते जो भारतीय शिक्षा समिति थी उसे भंग कर दिया जाता है, यानी कि इससे संबंधित सारे विवाद समाप्त हो जाते हैं, यह मामला शांत हो जाता है। इसलिए 1840 में भारतीय शिक्षा समिति जो इसके निर्णय के लिए गठित की गई थी, 2 वर्ग बन गया था, वह 1840 में भारतीय शिक्षा समिति को भंग कर दिया जाता है और नया शिक्षा बोर्ड का गठन कर दिया जाता है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स
आज हम यहीं तक अध्ययन करेंगे। अभी भारत में शिक्षा का विकास अभी काफ़ी लंबा है, इसको हम कम से कम 2 से 3 वीडियो में समाप्त करेंगे, क्योंकि कोई ऐसा टॉपिक, कोई ऐसा क्वेश्चन, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट हम छोड़ना नहीं चाहते हैं जहां आपको कोई दिक्कत हो। इसलिए हमारे चैनल से आप बने रहें। इसके आगे यानी कि प्राच्य पाश्चात्य शिक्षा विवाद के आगे अभी काफ़ी कुछ है। सेडलर आयोग है, हंटर आयोग है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, यानी कि शिक्षा नीति 1968 है, शिक्षा नीति 1986 है, नई शिक्षा नीति, तो सारी चीज़ों को अभी हम अपने अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमने एक प्रयास किया कि इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड क्वेश्चंस, यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा किसी चीज़ों का समावेश नहीं किया। ये हर एक लाइन यहाँ इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन के लिए बहुत उपयुक्त है। तो इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चनों की श्रृंखला को लेकर के हम विथ कॉन्सेप्ट यानी हर क्वेश्चन को कॉन्सेप्चुअल समझाते हुए आपको याद कराने का हमने बीड़ा उठाया, हमने प्रयास किया। तो इस प्रयास के लिए अगर हमें और उत्साहित आप करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने में देर ना करें, और अपने और मित्रों को वीडियो से जोड़ें, चैनल से जोड़ें। आप यहाँ भरपूर तैयारी आपको मिलेगी, कोई भी क्वेश्चंस किसी भी कंपटीशन के लिए छूटेगा नहीं, और इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड क्वेश्चन ही आपको दिया जाएगा। ज़्यादा समय अन्य चीज़ों पर व्यय नहीं किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगली वीडियो को ना मिलते हैं। ओके, थैंक्स।